तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, जो कि हमने वर्ष 2022 का क्वेश्चन देखा हुआ है, उसको जस्ट रिवाइज करें। तो पार्ट 1 में तक थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो हमने सेक्शन बी के क्वेश्चन 4 तक अटेम्प्ट किया था। अभी क्वेश्चन 4 का ही और से स्टार्ट करते हैं और पूरा सेक्शन सी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे मैंने कंटेंट भी शेयर किया है और साथ ही साथ में आपके साथ में डिस्कशन भी किया है। साथ ही साथ इसका हिंदी नोट्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही सॉल्यूशन अवेलेबल करा दूंगा, तकरीबन 12 बजे के आसपास, तो आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर जो है आप अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्वेश्चन को देखिए। और अगर आपके आगे आने वाले जो भी पेपर हैं उनके लिए भी आपको नोट्स चाहिए, पेड नोट्स चाहिए आपको, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो दोस्तों, आपके ये क्वेश्चन आपको इस बार भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के। व्हाट इज़ द यूटिलिटीज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम टीचिंग। आपसे पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं उनका क्लासरूम टीचिंग में किस तरह से हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलिटी क्या हो सकती है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं, अभी ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं करते। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में टीचर के जो रिसोर्सेज होती हैं वो भी आती हैं। तो हर एक चीज़, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का, टीचर के नॉलेज और स्किल, इन सबको जब कंबाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बेसिकली वैसे ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करें, बट टीचर के रिसोर्सेज भी यहाँ पे काउंट होते हैं। तो आईसीटी जो है एजुकेशन में बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी आप बोल सकते हैं फैक्टर है, जो कि जब से ये आईसीटी एजुकेशन में ऐड किया गया है 90s में ख़ास तौर से, तब से टीचिंग का एक रूप बदल गया है, एक स्पीड बढ़ गई, एक आप बोल सकते हैं टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव हो गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। दे ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ यूटिलिटीज़ दैट कैन एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग इन सेवरल वे। तो टीचिंग लर्निंग में आईसीटी बहुत ही अलग अलग तरीके से हमें सहायता दे सकती है, हेल्प कर सकती है, और वो क्या है वही समझते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग, देखिए आईसीटी की मदद से क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है ना, बहुत ही इंटरैक्टिव तरीके से, बहुत ही इंगेज हो जाता है जिस विषय को वो पढ़ रहा होता है। टीचर अलग अलग रिसोर्सेज की मदद से, चाहे वीडियो की हो, ऑडियो की हो, एनिमेशन हो, ग्राफिक्स हो, जब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है अपनी क्लास में, तो ये सब आईसीटीज़ के ही रोल चीज़ें हैं। तो ये क्या होता है कि अपनी क्लास को बहुत इंगेजिंग बनाता है, बहुत इंटरैक्टिव बनाता है, बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है टॉपिक में। तो क्लास को इंटरैक्टिव बनाने में आईसीटी बहुत ही हेल्पफुल है। जो टॉपिक आपके टफ होते हैं उनको आईसीटी की मदद से थोड़ा इजी वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे समझ पाए। बच्चे, आपको पता है कि अलग अलग तरीके होते हैं लर्निंग के, सीखने के, तो अपने अपने स्टाइल में, चाहे कोई वीडियो देख के, कोई चार्ट देख के, कोई बोर्ड पर पढ़ के, अलग अलग रिसोर्सेज से अलग अलग तरीके जब हम लोग क्लासरूम टीचिंग में यूज़ करते हैं आईसीटी के हेल्प से, तो बच्चे, हर एक बच्चा अपनी अपनी स्पीड से चीज़ों को सीख पाता है। पर्सनलाइज लर्निंग आईसीटी हमको अलाउ करता है, आईसीटी हमको ये ऑफर करता है, आईसीटी हमें इस बात में सहायता करता है कि हम अपनी स्पीड से चीज़ों को सीख सकें। तो टीचर कैन यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे कि एलएमएस है, ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, पर्सनलाइज फीडबैक ले सकता है स्टूडेंट से, उनको इंडिविजुअली फीडबैक दे सकता है स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत सारी पर्सनलाइज लर्निंग के जो चीज़ें होती है ना, वो हम आईसीटी की हेल्प से कर सकते हैं। टीचर चाहे तो ऑनलाइन क्लासेस लेकर कुछ स्पेशल क्लासेस बच्चों को दे सकता है, किसी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर अलग से एक्सप्लेन कर सकता है। टीचर चाहे तो पीडीएफ पीपीटी के फॉर्म में एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल आपको शेयर कर सकता है। तो आईसीटी जो है पर्सनलाइज तरीके से लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में मदद करता है, पर्सनलाइज लर्निंग को भी प्रमोट करता है। इससे होता क्या है कि लर्निंग जो होती है, डिफ़िकल्ट जो आपके टास्क होते हैं जिसकी वजह से लर्निंग थोड़ी अफेक्टेड हो रही है, उसको स्टूडेंट की एबिलिटी के हिसाब से, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से टीचर जो है उनको प्रेजेंट करता है, पढ़ने में हेल्प कर पाता है।
एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। अभी हमारे पास बहुत सारे आईसीटी टूल्स हैं, आईसीटी रिसोर्सेज है, जैसे कि वेब ब्राउज़र्स हैं, गूगल है, आपके विकीपीडिया है, टीचर्स अपने पीडीएफ नोट्स हैं, ई बुक्स है, ये शेयर करते हैं, जिसकी मदद से आपके पास में अब आपके इंटरेस्ट का, आपकी पसंद का बहुत सारा वीडियो, पोस्ट कार्ड, ऑनलाइन पीपीटी, पीडीएफ, ये सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। उन सब ऑनलाइन कोर्सेज को, पीडीएफ, पीपीटीज को आप एक्सेस कर सकते हो और जो है आप कहीं बैठे भी, विश्व के किसी कोने में बैठे हुए आप अपनी पूरी पढ़ाई या जो भी आप पढ़ना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अब वर्ल्ड के कोने कोने तक हो गया, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी यूटिलिटी है आईसीटी की इन क्लासरूम टीचिंग में। प्रोमोट कोलेबोरेशन। देखिए, आईसीटी इनेबल्स स्टूडेंट टू कोलेबरेट एंड वर्क टुगेदर ऑन प्रोजेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जैसे कि हम लोग डिस्कशन फोरम, कोलेबरेटिव राइटिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट अपने अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं और एक कॉमन गोल की तरफ काम कर सकते हैं। तो एक टीम वर्क को, कोलेबरेशन को, कोऑपरेशन को प्रमोट करता है आपका आईसीटी। एनहांसेस असेसमेंट। आईसीटी क्या करता है, असेसमेंट जो होते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन क्विज कर सकते हो, टेस्ट ले सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हो, बच्चों से रैंडम क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनसे ऑनलाइन फीडबैक ले सकते हो। तो एनहांसमेंट के जो हमारे पास में असेसमेंट के जो तरीके थे ना, पहले नॉर्मल रिटन एग्जाम करते थे और वही असेसमेंट का तरीका था, अब हमारे पास में उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं। तो जिससे क्या होता है कि इवैल्यूएशन का जो तरीका है, असेसमेंट करने का जो हमारे पास में तरीका था, वो अब बढ़ गया है। तो असेसमेंट अब और बेहतर हो गया। मल्टीमीडिया कंटेंट को जो हम पढ़ा रहे थे, अब सिर्फ ब्लैक बोर्ड में किताब के थ्रू ही हम पढ़ा नहीं सकते, अब उसे हम वीडियो के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, एनिमेशन वीडियो के फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, फील्ड ट्रिप्स की मदद से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आईसीटी की मदद से वो चार्ट मॉडल बच्चों के मोबाइल तक पहुंचता है, जिसे बच्चे बार बार देखकर, वीडियोस को बार बार डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसे बार बार देखकर अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जिससे कि मीडिया यूज़ करने से बच्चों को इंटरेस्ट आता है, बच्चे ज़्यादा इंगेज होते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है, वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं टॉपिक्स को सेव करने में, पढ़ने में। टाइम सेव में भी है, बहुत सारा कंटेंट बार बार बोर्ड पर लिखना, इरेज करना, फिर लिखना, इसमें बहुत सारा टाइम जाता था। आजकल डिजिटल बोर्ड, पीपीटी, पीडीएफ, इतने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, इनके इस्तेमाल से टीचर का बहुत सारा टाइम और स्टूडेंट का भी बहुत सारा टाइम और एफर्ट बचता है, जिससे कि हम अपनी फोकस को, अपने जो अपना एफर्ट है उसको फोकस कर सकते हैं प्रॉपर लर्निंग में। ये नहीं कि बार बार हम लोग जो चीज़ें बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा टाइम लगता था वो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर बच रहा। हाउ कैन यू डेवलप थिंकिंग अमंग योर स्टूडेंट। देखिए, स्टूडेंट के बीच में आप थिंकिंग, यानी स्टूडेंट्स में थिंकिंग कैसे कर सके, चिंतन की जो कौशल होता है, थिंकिंग की जो एबिलिटी होती है, वो स्टूडेंट में आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो आपको यहाँ बताना। क्योंकि थिंकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का। थिंकिंग करके चीज़ों को हम सीखते हैं, उसके ऊपर हम लोग एनालाइज करते हैं, अपने पुराने एक्सपीरियंस के यूज़ से हम लोग जो है थिंकिंग करके ही किसी प्रेजेंट सिचुएशन या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, आप एनकरेज कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन पूछ के, एनकरेजिंग क्वेश्चन, मतलब किसी टॉपिक को आप पढ़ाना चाह रहे हो तो उससे रिलेटेड ना आप बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट को एनकरेज कर सकते हो उस टॉपिक के बारे में सीखने और समझने के लिए। उनके अंदर क्यूरियोसिटी ला सकते हो क्वेश्चन पूछ के। प्रोमोट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्व। आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दीजिए कि अगर जिस टॉपिक को वो पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर वो सोचें, उनको एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में दीजिए, उनको क्रिटिकली थिंक करने का ऑप्शन दीजिए, उनको कुछ क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन पोज करिए उनके सामने, जिससे कि वो उनका सॉल्यूशन ढूंढे, जिससे कि उनका एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जैसे स्किल उनके अंदर डेवलप हो। एनकरेज रिफ्लेक्शन। अपने स्टूडेंट को एनकरेज करिए कि जो भी वो इस टॉपिक के बारे में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सोच रहे हैं उसको वो आपके सामने बिना किसी हेजिटेशन के बोल सके। एनकरेज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड थिंक क्रिटिकली व्हाट दे हैव लर्न। और जो भी उन्होंने सीखा है उससे उनको क्या समझ में आया, इस बात को बताने के लिए एनकरेज करिए। कभी बच्चों की बातों को आप जो है हल्के में ना ले, उनको डिस्करेज ना करें, ऑलवेज एनकरेज करें कि बच्चे जो अपना व्यू भी किसी टॉपिक को लेकर बनाएं, अपना व्यू भी किसी टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रेजेंट करें। टीच क्रिएटिव थिंकिंग। बच्चों को हेल्प करिए कि किसी चीज़ के ऊपर आप किस तरह से खुद सोचते हैं और बच्चे भी उसी स्किल को सीखें ताकि उनको क्रिटिकल थिंकिंग करना आ सके। प्रोमोट क्रिएटिविटी। अब रेगुलर तरीके से बुक से, पीडीएफ से जो आप पढ़ा रहे हो वो तो ठीक है, बच्चों को
एक्टिव लर्निंग में, क्रिएटिव लर्निंग में, प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए उनको प्रमोट करिए। उनको बोलिए कि आप जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, कोई चैलेंज दीजिए, कोई क्वेश्चन दीजिए, कोई क्विज दीजिए, जिससे कि बच्चे उसके ऊपर सोचें, टीम में बैठकर प्रोजेक्ट के फॉर्म में उसको ले, ग्रुप में बैठकर उसके ऊपर एक दूसरे के साथ में डिस्कशन करें और उसके सॉल्यूशन को ढूंढें। ओपन एंडेड प्रोजेक्ट दीजिए जिसमें कि वो प्रैक्टिकली अपना काम कर सके, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, अलग अलग रिसोर्सेज जो उनके आसपास है उनका इस्तेमाल करके चीज़ों को सीख पाए। तो क्रिएटिविटी करने के लिए उनको एनकरेज करिए। यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिनका कि सिर्फ एक फिक्स्ड आंसर ना हो। फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हो कि साइंस हमारी लाइफ में कैसे यूज़फुल है, साइंस किस तरह से ह्यूमन को सपोर्ट करता है, साइंस क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो बच्चे अलग अलग बच्चे के अपने अलग अलग थिंकिंग हुई, तो इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की जो एबिलिटी होती है वो डेवलप करता है। वो अपना सारा स्किल, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से, फिर उसके रीज़न देंगे और वो क्वेश्चन के आंसर जब आते हैं तो बच्चे की लर्निंग भी बढ़ती है और दूसरे भी जो उनके स्टूडेंट साथ में पढ़ रहे होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, आप टीम में काम करने के लिए एनकरेज करिए। यूज़ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। तो देखिए बच्चों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज करने के, थिंकिंग एबिलिटी को एनकरेज करने के लिए रियल वर्ल्ड की एग्जांपल दीजिए। जब आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा रहे हों, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा रहे हों, या फिर एसिड बेसिस के बारे में पढ़ा रहे हों, या फिर आप हिस्ट्री के किसी मॉन्यूमेंट के बारे में पढ़ा, अगर पॉसिबल हो तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पर ले ही जाइए उनको। अगर पॉसिबल हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल क्या है, प्लांट कैसे ग्रो करता है, उन चीज़ों को करके दिखाइए। तो अगर प्रैक्टिकल लर्निंग एनकरेज करेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का आप उनको एग्जांपल देकर या दिखाकर आप पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी, उनके अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप। टीच डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैसे लेते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके, हमारे आसपास के रिसोर्सेज का यूज़ करके, प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस करके हम डिसीजन कैसे ले सकते हैं, इस प्रोसेस को समझाइए, इस प्रोसेस को सीखने में मदद करिए। फॉस्टर ए ग्रोथ माइंड, बच्चों के अंदर देखिए कि कहाँ चैलेंजेस होते हैं, उनके छोटे छोटे चैलेंजेस को दूर करिए, उनको प्रमोट करिए कि वो छोटे छोटे चैलेंजेस को कैसे फेस करें, उनका सॉल्यूशन ढूंढें और अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही ढूंढ पाएँ। तो ये सारे थे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो देखिए कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार मैं कर चुका हूँ तो मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा, थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ। डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ ए गुड टीचिंग, एक अच्छे टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्या है, मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि एक अच्छा टीचिंग वही होता है जिसमें कि आप जो है देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्लैरिटी होनी चाहिए। एक गुड टीचर के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर क्लैरिटी होना चाहिए, वो इंथुजियाज्म होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि वो पढ़ाना चाहता है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ाएगा वो सब्जेक्ट पढ़ाने में उसको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मैं आपको बीएड के टॉपिक्स पढ़ाता हूँ तो मैं इंथुजियास्ट हूँ, मुझे इस टॉपिक को लेकर मेरे अंदर काफ़ी इंथुजियाज्म है, मैं काफ़ी मोटिवेटेड रहता हूँ कि मैं आपको आपके बीएड को लेकर सब अच्छे इन्फॉर्मेशन दूँ। कम्युनिकेशन स्किल, मैं कोशिश करता हूँ कि सरल भाषा में, इजी भाषा में, जिसमें कि आप और हम समझ सकते हैं, उसी भाषा में हम अपनी कम्युनिकेशन करें। तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होना भी एक गुड टीचर की निशानी है। फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो जो तरीका उसने पहले सोचा हुआ है क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे पूरी तरह से बदला जा सके। तो ज़रूरत के हिसाब से, छात्रों की आवश्यकता के हिसाब से, वर्तमान टॉपिक को समझाने में अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरे तरीके को इस्तेमाल करने में टीचर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, अ गुड टीचर शुड बी वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रिपेयर्ड। टीचर आपको ऑर्गेनाइज हो, आप अपने काम में स्ट्रक्चर्ड हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो टीचर को ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने आप को अपने लाइफ में भी होना चाहिए और अपने टीचिंग में भी होना चाहिए। सो क्लियर लेसन प्लान बनाए, यूनिट प्लान बनाए, टॉपिक्स को कैसे प्रेजेंट करना है, क्या एलएमएस यूज़ करना है, लर्निंग मटेरियल यूज़ करना है, क्या टीचिंग, ये सब चीज़ें उसको स्ट्रक्चर तरीके से प्लान वे में पहले से प्रिपेयर करना। नॉलेज होना चाहिए, सब्जेक्ट का मास्टर होना चाहिए टीचर को। तो टीचर के अंदर नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए जिस भी टॉपिक को वो पढ़ा रहा है या जिस सब्जेक्ट का वो टीचर है। पेशेंस भी होना चाहिए। टीचिंग में कई बार होता है कि हमें तो पता होता है, हमें लगता है कि जो चीज़ हम बता रहे हैं सामने वाला भी तुरंत समझ जाए। हम इस बात को भूल जाते हैं कि
टॉपिक को जिसको हम अभी पढ़ा रहे हैं इसको सीखने समझने में हमने काफ़ी समय दिया है। हमारी उम्र और जो सामने वाला है उसकी उम्र में काफ़ी अंतर है। तो हमें इस बात का पेशेंस होना चाहिए, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। एक टीचर के अंदर पेशेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को सीखने में टाइम लगता है, उन्हें सीखने में अलग अलग तरीके से सिखाना पड़ता है। तो इस बात में हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाते वक्त हमें कभी भी अपना पेशेंस या अपना लूज़ नहीं करना चाहिए। कूल हमें हमेशा बच्चों को ध्यान से, चाहे टाइम लग रहा है तो देना चाहिए, बट हमें पेशेंटली बच्चों के साथ में काम करना चाहिए। क्रिएटिविटी, एक टीचर के अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए। आसपास के रिसोर्सेज किस तरह से क्रिएटिव तरीके से यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट को बच्चों को बताएं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आसपास के रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी टीचर के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कई बार जो है टीचर पत्ते को गिराकर स्टूडेंट्स को बता सकता है कि हवा की डायरेक्शन कैसे पता करें, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप बता सकते हो। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको क्रिएटिवली कैसे आप जो है सृजनात्मक रूप से कैसे इस्तेमाल करके अपने टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं, ये गुण और कौशल भी आपके अंदर एक अच्छे टीचर के अंदर होना चाहिए। एम्पैथी, देखिए एक टीचर के अंदर ना सहानुभूति का भाव होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, ये भाव एक टीचर के अंदर होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझ पाए, उनकी स्थिति को समझ पाए। टीचर समझ पाए कि बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। टीचर को बच्चों के स्थान पर खुद को रख के महसूस करने की जो है क्षमता अपने अंदर विकसित करें। तो एम्पैथी होनी चाहिए कि बच्चे नहीं समझ पा रहे, बच्चों को शायद दिक्कत हो रही है, बच्चे को शायद अभी नॉलेज नहीं है, बच्चे को जो मैं बता रहा हूँ शायद वो उस तरह से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। इस तरह से सीखने सोचने की टीचर के अंदर कौशल होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, इस बात को सीखने समझने और जानने का कौशल जो है एम्पैथी कहलाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, इस बात को अगर हम समझ सकते हैं तो ये एम्पैथी कहलाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने विषय को लेकर, शिक्षण को लेकर, बच्चों को सिखाने के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आपको आपके विषय को लेकर एक अच्छे तरीके से बताना कैसे, इसको लेकर आप हमेशा सकारात्मक रहें। अपनी लाइफ में आप एक अच्छे और बैलेंस्ड व्यक्ति के रूप में हों, ये सब चीज़ें आपके अंदर हो जाए। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर इंटरप्रेटिंग नॉलेज, भाषा का क्या महत्व है ज्ञान को सीखने और समझने में या समझाने में, यही क्वेश्चन है। तो देखिए भाषा क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करती है। लैंग्वेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंटरप्रेटिंग नॉलेज बिकॉज इट इज़ अ प्राइमरी मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट एंड कन्वे इन्फॉर्मेशन। तो हमको पता है कि जो हमारे ज्ञान है, जो सूचना है, जो नॉलेज है, जो भी चीज़ें हम जानते हैं उसको अगर हम किसी और को बताना चाहते हैं, अपने भावनाएं, अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप सब समझते हो कि बिना लैंग्वेज के ये करना पॉसिबल नहीं। तो लैंग्वेज इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, अति आवश्यक है अपने बात को दूसरे को बताने में, नॉलेज की शेयरिंग के लिए। बिना भाषा के ये असंभव है कि हम अपने बातों को, जटिल विचारों को, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचा पाए और सामने वाला हमारी बातों को समझ पाए। लैंग्वेज हमें एक ऐसे साधन के रूप में उपलब्ध है जिसकी मदद से हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, हम जो सोच रहे हैं उसका अर्थ सामने वालों को समझा सकें। हमारे आसपास में जो घटित हो रहा है, हमारे आसपास के समाज में, जो हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको समझकर अपनी भाषा के माध्यम, चाहे वो लिखित हो या मौखिक रूप से, हम दूसरे को समझा सकते हैं। तो ये लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम नए नए थ्योरीज को पढ़ते हैं और बनाते हैं। ये भाषा ही है जिसकी मदद से हम दूसरे के आइडियाज़ को सुनते हैं, सीखते हैं और अपनी भाषा, अपने विचार दूसरे को बता पाते हैं। सो लैंग्वेज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इंटरप्रेटिंग एंड कन्वेइंग नॉलेज। लैंग्वेज की मदद से हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं और लैंग्वेज की मदद से हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आसपास में जो भी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग, जिन चीज़ों को बोलते हैं ना कि हम उसके ध्यान कर पा रहे, समझ पा रहे, उसको हम दूसरे को बता सकते हैं। लैंग्वेज क्या है, एक बहुत ही सफल और सकारात्मक माध्यम है जिससे कि हम अपने विचारों को, अपने विचारों के साथ साथ अपनी भावनाओं को, अपने तकलीफ़ों को, अपने सोच को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हमने जो सीखा है, एक टीचर ने जो सीखा है, समझा, जो अनुभव है, उसको भाषा के माध्यम से ही तो अपने छात्रों को वो बता सकता है। जो वैज्ञानिक खोज है, जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनको हम भाषा के माध्यम से ही लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। लैंग्वेज शेप्स आवर थिंकिंग। लैंग्वेज we use
शेप्स द वे वी थिंक अबाउट द। जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं, जिस तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं, उससे हम अपने आसपास के दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसका आकलन कर पाते हैं। डिफरेंट लैंग्वेज है डिफरेंट फॉर्म of word and structure that reflect different cultural values and way of thinking. For example, some language have a specific word for particular concept that does not exist in other language. तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमारी सोच को भी प्रभावित करता है, तो इसीलिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की भाषा का हम प्रयोग करते हैं उस तरह से हम चीज़ों को सीखते और समझते भी हैं। अगर हम किसी भाषा में बोलते हैं कि या हम मानते हैं कि ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, तो फिर हम उस भाषा में उस चीज़ को सीख भी नहीं सकते। लैंग्वेज अलाउज अस टू एक्सेस नॉलेज। भाषा की मदद से तो हम अलग अलग चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आपको जितनी ज़्यादा भाषाएं आएंगी, आप उस विषय में, उस भाषा में लिखी अलग अलग चीज़ें या उस भाषा में बताई गई अलग अलग जानकारी को ग्रहण कर सकते हो। तो लैंग्वेज अलाउज अस टू हैव एक्सेस टू नॉलेज। लैंग्वेज की मदद से हम दूसरे से सीखते हैं और दूसरों को चीज़ें सिखा सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज इनेबल्स अस टू क्रिएट न्यू नॉलेज। लैंग्वेज की मदद से हम मान लीजिए सामने हमारे हिंदी में कोई विषय लिखा है, कुछ टॉपिक लिखा है, हमने उस विषय के बारे में नहीं पढ़ा, तो अगर हमें हिंदी में वो चीज़ पढ़ना आता है तो हिंदी में उस विषय को पढ़ेंगे और अपनी नॉलेज में नया कुछ ऐड करेंगे। इसी तरह से कोई बुक है जिसमें कुछ नई बात, अच्छी बात लिखी जो हमने आज तक नहीं पढ़ी, अगर उस विषय को हमें पढ़ना और उस भाषा को हमें आता है तो हम उस भाषा के माध्यम से, अगर हमें उस भाषा का ज्ञान है तो सीख कर हम नई नॉलेज सीख सकते। तो लैंग्वेज इनेबल्स अस टू शेयर स्किल एंड नॉलेज। तो ये भी चीज़ है, हम अपनी जो स्किल है, जो नॉलेज है, वो दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। सेक्शन सी में आगे दोस्तों 500 वर्ड में करना है, हमें 2 ही क्वेश्चन करना। ये आप क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। बच्चे या लर्नर के लिए एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए रीडर के लिए। बुक जो है टेक्स्ट बुक को सपोर्ट करे रीडिंग में। एक टेक्स्ट बुक ऐसा होना चाहिए जो कि रीडर को सपोर्ट करे उसकी रीडिंग के प्रोसेस में, उसको हेल्प करे नॉलेज गेन करने में। एंगेजमेंट, टेक्स्ट बुक में ऐसे एग्जाम्पल होने चाहिए, ऐसे उदाहरण होने चाहिए, ऐसे इमेजेस, ऐसे फोटोज़ होने चाहिए, ऐसे क्विज होने चाहिए, फीडबैक समरी ऐसा हो कि जो इंगेज करे लर्नर को। ठीक है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट बुक एक्सेसिबल भी होना चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, मतलब इट शुड बी एक्सेसिबल। लैंग्वेज ऐसा ही हो, उसका प्रेजेंटेशन ऐसा हो टेक्स्ट बुक में कि हर एक यूज़र उसका यूज़ कर सके, हर एक लर्नर उसको इस्तेमाल कर सके। विजुअल्स, अच्छी अच्छी इमेजेस, फोटोज़ का होना बहुत ज़रूरी है ताकि कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने में विजुअल चार्ट या मैप्स की मदद से हम चीज़ों को बेहतर समझ सकें। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, एज अप्रोप्रिएट हो, कॉन्टेक्स्ट अप्रोप्रिएट हो, जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित कंटेंट होना चाहिए, उसी से संबंधित इमेजेस होने चाहिए, उसी से संबंधित फोटोज़ होने चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक को बनाते हुए एक अच्छा टेक्स्ट बुक वही होता है जिसमें कंटेंट बहुत ही सावधानीपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट किया जाता है और यूज़र के ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मेड अप टू डेटेड, और जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो अभी तक की रिसर्च है, अभी तक की जो नई बातें हैं, वो भी आपके टेक्स्ट बुक में अपडेटेड होनी चाहिए। व्हाट इज़ कनेक्शन बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। तो देखिए नॉलेज स्किल में क्या कनेक्शन है वो यहाँ पे बोल सकते हैं। बगल की गैया बोल रही है एग्जाम का टाइम हो गया है, आप यहाँ पे लिख। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, ये भी आप कर सकते हो। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, बहुत पहले आपने पढ़ा होगा इसको, इसलिए मैं आपके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। कुछ नया टॉपिक सीखता है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि डिस्क्राइब यूटिलिटी ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो ये रिचर्ड शोमन ने एक प्रोसेस डेवलप किया था जिसमें कि इन्वेस्टिगेट करते हैं कि जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल क्या है, बता देता हूँ। द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय रिचर्ड शॉमन as a process to teach learner how to investigate and explain unusual phenomena. This model involves organizing knowledge and principles through the analysis of different methods used by creative researchers, particularly physical scientists. So by identifying the elements of inquiry process, Shawman developed inquiry training model. तो रिचर्ड शॉमन ने जो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का आविष्कार किया था और इसका उद्देश्य ये था कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसके बारे में अभी तक हमें प्रॉपर जानकारी नहीं, अगर हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो किस तरह से उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है उनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, उससे एक कंप्लीट मॉडल बना सकते हैं ताकि जो भी अनयूजुअल या नया फिनोमेना या नया कॉन्सेप्ट इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च करें, उसको फिर हम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देख पाएँ। According to Shawman theory, people naturally inquire when they are puzzled and they can become aware of the analyze
देयर थिंकिंग स्टार्टिंग। तो हम किसी भी चीज़ के बारे में एनालिसिस कब करते हैं? जब उसके बारे में हमें परेशानी होती है, हमारे सामने कोई चीज़ है और जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो फिर हम इंक्वायरी करते हैं। तो इंक्वायरी तभी लोग करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो कोऑपरेटिव इंक्वायरी एनरिचेस थिंकिंग एंड हेल्प। तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में हम इस बात को इनकरेज करते हैं कि लोग मिलजुल कर कोऑपरेट करके चीज़ों को सीखें और समझें। तो कोऑपरेटिव इंक्वायरी अगर की जाए, एक से ज़्यादा लोग अगर इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें, इंक्वायरी करें, अपने थियोरी से उसको जानने का प्रयास करें, तो सीखने में ज़्यादा मदद मिलती है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप ये सारे टॉपिक्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है? एजुकेशनल अप्रोच है जहाँ के डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ को कंबाइन किया जाता है और इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि हर एक सब्जेक्ट का जो है आपका बेनिफिट दूसरे सब्जेक्ट में मिल पाए। तो हर एक सब्जेक्ट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उनके करिकुलम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस की नॉलेज हमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में, साइंस की नॉलेज कहीं ना कहीं हमारी साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्पफुल होगी। मैथ्स की नॉलेज कहीं ना कहीं हमें साइंस में, ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में काम आएगी। तो हर एक सब्जेक्ट का एडवांटेज, अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लैंग्वेज स्किल डेवलप होगा, लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होगा। तो इंटीग्रेटेड हो, एक सब्जेक्ट की लर्निंग दूसरे सब्जेक्ट में सपोर्ट करे, हेल्प करे, इस तरह से करिकुलम को डिज़ाइन करना, इस तरह का जो करिकुलम होता है उसे हम लोग इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं, ठीक है। ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को प्रमोट करता है, साथ ही साथ रेलिवेंट होता है। इंटीग्रेटेड जो आपका करिकुलम होता है वो क्या करता है? नॉलेज को कुछ इस तरह से प्रेजेंट करता है कि कॉन्सेप्ट जो है सबके लिए रेलिवेंट हो, प्रोजेक्ट बेस्ड हो, स्टूडेंट सेंटर्ड हो और असेसमेंट में हेल्प कर पाए, ऑथेंटिक हो, कोलेबरेटिव भी हो, फ्लेक्सिबल हो और साथ ही साथ में कंटिन्यूअस हो। यानी कि इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या होता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो प्रीवियस लर्निंग को प्रमोट करें, प्रीवियस लर्निंग के बेस पर ही आगे की लर्निंग हम कंटिन्यू करें, इस बात को प्रमोट करता है कौन सा? इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये दोनों वीडियोज अगर आप साथ में देखोगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन रिवाइज। इसका इंग्लिश कंटेंट अभी है और इसके बाद में हम हिंदी कंटेंट थोड़ी देर में आपके साथ में शेयर करते हैं।